हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने प्री यूपीएससी लेक्चर्स फॉर आईएएस का नेक्स्ट पॉलिटी सेक्शन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि आपने लेक्चर 4 में ऑलरेडी पढ़ लिया था डिफरेंट टाइप्स के लॉ, हम उसी चीज को आगे फर्दर लेकर के चल रहे हैं। ये बेसिकली अभी तक हम जितना भी पढ़ चुके हैं वो एक इंट्रोडक्टरी टाइप की चीज है। जब हम आर्टिकल्स पे पढ़ने जाएंगे तब हम है ना बेसिकली असलियत में पॉलिटी पढ़ेंगे, बट ये एज ए इंट्रोडक्टरी है। तो इसको वैसे ही नहीं होगी, ये हमारा एक अच्छा बेसिक फाउंडेशन बना देगा जो सीखने के लिए हमें अच्छा रहेगा। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको मेनली हम 3-4 पॉइंट में रख लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा पॉइंट लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है। सेकंड पॉइंट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ऑर्गेनिक लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक लॉ है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा कि ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है। वैसे बेसिकली ऑर्गेनिक ये होता है कि ओरिजिनल ओरिजिनल लॉ होते हैं जो कि है ना क्या बोलते हैं, किसी भी गवर्नमेंट की फाउंडेशन या फिर बेसिक चीज करने में, इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल हो। आपका आपका थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल फेथ एंड एस्पिरेशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पीपल, कौन से पीपल, इंडियन पीपल जो सिटीजन है यहाँ के, उनकी, इनको सिटीजनशिप मिली हुई है, उनके पर्सन्स के, है ना, फेथ को बताता है, जो उसमें फेथ करते हैं गवर्नमेंट में, हमारी कंट्री पे, और उनके एस्पिरेशन, जिनकी आकांक्षाएं होती हैं, उनकी अपेक्षा होती है उनके बारे में। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश टू वे रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्नमेंट और पीपल का आपस में रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है, जिसको हम सिटीजनशिप कहते हैं। और ये टू वे रिलेशनशिप है, नॉट ए सिंगल वे। कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर फ्रॉम पीपल। पावर फ्रॉम पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर पीपल से डिराइव करता है, पीपल से अपनी पावर लेता है। अब इन पॉइंट्स का अब बेसिकली पॉइंट्स का बेसिकली एक थोड़ा डीप डीप में इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका पहला पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ। ट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है। ये एक टॉप मोस्ट लॉ है। हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सुप्रीम लॉ है। जितनी भी सारे लॉज हैं जो 2 से लेकर के 8 तक जो पिछले लेक्चर्स में बताए गए हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा होना चाहिए। उनका जो दायरा है उन लॉज का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए।
वायलेट नहीं करना चाहिए। ये एक हाईएस्ट लॉ है, सुप्रीम लॉ है, ये हाईएस्ट, एक हाईएस्ट लॉ है। और 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 अब इस पॉइंट को देखिए, इट इज established established in hierarchy hierarchy such that all other laws, जो कि 2 से लेकर 8 तक थे पिछले लेक्चर्स में, आर inferior टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जितने भी 2 से लेकर 8 तक के लॉज थे, जैसे ऑर्डिनेंस हो गया, अपने स्टैट्यूटरी लॉज हो गया, कस्टम्स हो गए, जुडिशियल लॉ हो गए, ये सारों के सारों से सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। वो हमारे हायरार्की में इस तरीके से प्लेस किया गया और इस्टेब्लिश किया गया है कि सारे के सारे लॉज है ना कॉन्स्टिट्यूशन से इंफीरियर हुए, है ना, है ना। अब ये जो सारे लॉज हैं, मतलब 2 से लेकर के 8 तक लॉज हैं, ये कभी भी कैन नॉट कैन नॉट ओवर राइट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा कुछ होता है कि ये, है ना, ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइट नहीं करेंगे, है ना। ओवरराइट, ये these 2 to 8 laws cannot override the कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन को कभी ओवरराइट नहीं करेंगे। रदर, हम ये कह सकते हैं कि ये दीज 2 to 8 लॉज जो है, 2 to 8 लॉज कहते हैं, मस्ट कन्फर्म कन्फर्म मस्ट कन्फर्म टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये 2 से लेकर 8 लॉ है ना, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर नहीं जाएंगे, है ना। और इन केस इन केस अगर इन केस अगर ये 2 से लेकर के 8 लॉ, है ना, लेट करें वायलेट करें, देन if, you know, in case if these 2 laws violate the constitution, then these 2 to 8 laws, है ना, इलीगल होंगे एंड ट्रीटेड ट्रीटेड एज वाइल्ड, मतलब खाली माने जाएंगे। ठीक है। और ये, अब ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब ये देखिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको हम फंडामेंटल लॉ भी बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज 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 जो दीज 2 to 8 लॉज हैं, जो ये बाकी लॉज हैं, दीज 2 to 8 लॉज हैं, वो अपनी अथॉरिटी, है ना, बिकॉज दीज 2 to 8 लॉज डेराइव डेराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम फंडामेंटल लॉ इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो 2 से 8 तक लॉ है, ये अपनी अथॉरिटी, डिराइव देयर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। तो ये इस तरीके से बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है ना, वो हायरार्की में इस तरह से प्लेस किया है कि बाकी सब लॉ उससे इंफीरियर है ना। अगर कोई लॉ, है ना, क्या बोलते हैं, इसके इसके दायरे से बाहर कर जाता है, इसको वायलेट करता है, तो उसको इलीगल समझा जाएगा और उसको वाइल्ड ट्रीटेड किया जाएगा, है ना। और सारे के सारे लॉ को, है ना,
कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कन्फर्म की आप मीनिंग देख लीजिएगा। कन्फर्म की मीनिंग होती है, डिक्शनरी में देख लीजिएगा, टू कंप्लाई टू कंप्लाई टू कंप्लाई मतलब किसी रूल के अनुसार चलना। ठीक है ना? है ना? तो इसको है ना क्या बोलते हैं, जो 2 से 8 लॉज है हमेशा है ना कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म रहेंगे। और ये फंडामेंटल लॉ है। क्यों फंडामेंटल लॉ है? क्योंकि 2 से 8 तक के जितने भी लॉ है उनको जो अथॉरिटी मिली है, जो उनको पावर मिली है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। इसलिए इसको एक फंडामेंटल लॉ की तरह कॉन्स्टिट्यूशन को हम ट्रीट करते हैं। ये आपका हमारा पहला रूल हो गया। सेकंड होता है, पॉइंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ऑर्गेनिक लॉ। है ना? अब कॉन्स्टिट्यूशन एज ए ऑर्गेनिक लॉ, ऑर्गेनिक लॉ का मतलब क्या है? अगर आपसे मैं कह दूं कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लॉ मीन्स क्या होगा? ऑर्गेनिक लॉ की डेफिनेशन कुछ इस तरीके की है कि इट इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट फॉर्म द ओरिजिनल फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ऑर्गेनिक लॉ ये इस तरीके हो गया, इट इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट फॉर्म द ओरिजिनल फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। दैट जो है ना क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक लॉ इस सेंस में हो गया कि असली गवर्नमेंट की स्थापना या फाउंडेशन चीज हो गई। तो किसी चीज पे एक गवर्नमेंट पूरी टिकती है, वो ओरिजिनल फाउंडेशन है, किसी लॉ पे चल रही है, उस चीज को उस चीज को हम ऑर्गेनिक लॉ की तरह ट्रीट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक लॉ है ना, जिसके ऊपर बाकी सब लॉ बनते हैं, उसको कंफर्म करते हैं और ऑर्गेनिक लॉ को इस तरह करते हैं। है ना? ये जो ऑर्गेनिक लॉ है ये करती है इस्टेब्लिश्ड इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर द कंट्री। मतलब किस तरह से शासन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हो गया शासन, एडमिनिस्ट्रेटिव शासन करने की प्रणाली, किस तरह की शासन करना है, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उस चीज का बेसिक फाउंडेशन क्या होता है, वो ऑर्गेनिक लॉ के कंसिडर होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि आप जानते हैं सबसे बेसिक लॉ है, सबसे ओरिजिनल लॉ है, सबसे सुप्रीम लॉ है। इसलिए ये फाउंडेशन ऑफ लॉज है, जितने भी सारे लॉज हैं उनका फाउंडेशन है, जिससे एक गवर्नमेंट की सारी चीजें जो ओरिजिनल ओरिजिनल गवर्नमेंट की सारी चीजें इससे फुलफिल हो जाती हैं। इसलिए इसको एक ऑर्गेनिक लॉ की तरह ट्रीटेड की जाती है ना? इसको फर्दर आप इस तरीके से समझिएगा कि कैसे 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 एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमें चाहिए, सेंट्रल में हमें यूनियन गवर्नमेंट चाहिए। है ना? अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है सेंट्रल में यूनियन गवर्नमेंट चाहिए। है ना? स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट चाहिए, और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट हो जाएगी जिसमें म्युनिसिपैलिटी और पंचायत होंगी। ठीक है ना? तो ये क्या दे रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, सॉरी ना, सो 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 कॉन्स्टिट्यूशन provides us three-tier administration administration कॉन्स्टिट्यूशन हमें है ना 3 टायर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, यूनियन, स्टेट और लोकल के रूप में। मतलब हमें 3 तरीके से लोग हैं। तो बेसिक फाउंडेशन इसने स्टेब्लिश कर दी कि हाँ इस तरीके से हमें इस तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। फिर फर्दर जो उसने क्या किया, इनको यूनियन, जैसे आपको यूनियन ही समझ लिया, यूनियन को उसने 3 भाग में फर्दर और डिवाइड कर लिया। एक हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, एक हो गया एग्जीक्यूटिव, एक हो गया लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर, और एक हो गया आपका ये क्या बोलते हैं जुडिशली।
शेरी, ठीक है ना, है ना। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो अब हमने इंडिविजुअल तो था ही था, हमने तीन भाग में यूनियन, हमने तीन भाग में यूनियन, स्टेट और लोकल में डिवाइड कर लिया था। बट इनको भी फर्दर, यूनियन को या फिर स्टेट को भी ऐसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियली में डिवाइड किया गया है। आपका लोकल पंचायती सिस्टम्स में या म्यूनिसिपैलिटीज में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल सिस्टम्स में हमें डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से हमें थ्री थ्री टायर एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बेसिक फाउंडेशन स्टोन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक लॉ कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि है ना, एक बेसिक डेफिनेशन है कि एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, है ना, और लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर्स क्या होते हैं। ये इसमें ये कंफ्यूजन होता है हमारा। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एक्शंस को और लॉस को, है ना। ये एग्जीक्यूट करते हैं एक्शंस को, लॉस को, और बेसिक टर्म्स में ये करते हैं तो इनफोर्स करते हैं, इनफोर्स लॉ, है ना, ये इन्फोर्स करते हैं लॉ, ठीक है ना। और लेजिस्लेचर क्या होता है? ये करते हैं मेकिंग ऑफ लॉ। मतलब जो इन्फोर्स करे वो एग्जीक्यूटिव्स हो गए, जो बनाए वो लेजिस्लेचर्स हो गए। इसमें एग्जांपल हो गया हमारा पार्लियामेंट, इसमें एग्जांपल हमारा हो गया प्रेसिडेंट, है ना। इसी तरह हम स्टेट गवर्नमेंट का भी देख लेंगे, उसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गया। अब देखिए, अब हमारी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे पता चलेगा कि ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जुडिशरी है ना, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइट नहीं कर सकते। हाँ, ये है ना, उनके पास फंक्शंस हैं, और फंक्शंस एक फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उसके अंदर एक दायरा बना दिया जाता है, उसके अंदर वो अपने फंक्शंस किए जाते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक लॉ इस तरीके से होगा कि ये बेसिक बेसिक हमारे फाउंडेशन प्रोवाइड है, जिससे कोई भी गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो जाए, ठीक है ना। किस तरह प्रोवाइड करता है? हमें यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करके, और उसमें भी यूनियन में हमें थ्री लेयर ऑफ बॉडीज प्रोवाइड करता है, एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, है ना, कि दीज एग्जीक्यूटिव्स, legislatures and judiciary cannot override the constitution, and they have to function within the framework provided by कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स और जुडिशरी है, ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइट नहीं कर सकते, और इनको वैसे वैसे फंक्शन करना पड़ेगा, उस वैसे वैसे फंक्शन करना पड़ेगा जो उस फ्रेमवर्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क इनको दे देगा, उसके अंदर जो इनके फंक्शंस होंगे इस तरीके से वो फंक्शन करेंगे, और ये कभी भी, है ना, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल फेथ एंड एस्पिरेशन। तीसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल फेथ एंड एस्पिरेशन। मतलब
लोगों की आशाओं को और उनकी अपेक्षाओं को, उनके विश्वास का एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से निकला है? ये आपके प्रिएम्बल्स हैं, उसमें से लिया गया है। मतलब ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये आपके प्रिएम्बल से इसके बताई गई है। तो अब इसको आप कैसे समझेंगे कि लोगों का विश्वास है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, है ना, लोगों का विश्वास है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो भारत की सॉवरेनिटी पर, सोशलिज्म पे, सेकुलरिज्म पे, डेमोक्रेसी पे और रिपब्लिक नेचर पे विश्वास रखते हैं, और उस पर पूरी तरह विश्वास रखते हैं, इसलिए लोगों का फेथ है। इस तरह से प्रिएम्बल्स में लिखा गया है। तो ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट हो गया लोगों के फेथ का। तो इस चीज को अगर हम पहले समझे कि फेथ कैसे, तो पीपल पुट देयर फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बिलीविंग इन सोवर्निटी सोवरी सोवर्निटी सोवर्निटी ऑफ इंडिया, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडिया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो लोगों ने इस विश्वास के बताया था कि ये हमारी भारत की अखंडता, सोवरेनिटी मतलब अखंडता, अखंडता और संप्रभुता, सॉरी, संप्रभुता, समृद्धता बनाए रखेगा। हमारे सोशलिस्ट नेचर्स हैं, हमारे से ना सोशल हैं, सोशली हम अच्छे हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन है। सेकुलरिज्म मतलब सभी धर्मों का वो है। डेमोक्रेसी मतलब हर आदमी के लिए हिसाब से हर आदमी एक है। और रिपब्लिक है मतलब सब अपने आप को भारतीय समझते हैं। इस तरह के विश्वास से हमारा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और एस्पिरेशन और ये सब चीजें, मतलब जो हमारा आपसी विश्वास, सोवर्निटी, सोशलिज्म, सेकुलर डेमोक्रेसी, रिपब्लिक नेचर को, इस सबको मिल करके हमारा फेथ है कि हमारा इन सब चीजों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। और एस्पिरेशन क्या होगी कि हम उससे क्या चाहते हैं, हम उससे क्या चाहते हैं। तो पीपल वांट टू अचीव जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। पीपल, जो एस्पिरेशन से मतलब हो गया, पीपल वांट टू अचीव जस्टिस, people want to achieve justice, liberty, equality and fraternity, फ्रेटर्निटी। जस्टिस, हम पे सबके इक्वली जस्टिफाई हो। इक्वलिटी तो आपको पता ही है, सब लोग एक जैसे हैं। लिबर्टी मतलब आजाद हो। जस्टिस हो गया हमारे साथ न्याय हो। और फ्रेटर्निटी हो गया हमारा, है ना, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, इस तरीके से होगा। तो फ्रेटर्निटी की यहाँ मीनिंग ऐसे हो गई है कि फीलिंग फीलिंग ऑफ ब्रदर ब्रदर रुको फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड और सिस्टरहुड। वुड मतलब भाईचारा, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है वो फीलिंग जो भाईचारा बताए, वो फीलिंग जो बताए कि सब, है ना, सन्स एंड डॉटर ऑफ सेम सॉइल। मतलब इस मिट्टी पर, जो भारत की मिट्टी पर सब लोग उसके बेटे बेटियां कोई उससे अलग नहीं है, ये बताए। और ये बताए कि कि टू मेंटेन टू मेंटेन दी यूनिटी
एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मतलब, है ना, फर्टिनिटी का मतलब ये हो गया। सबसे पहले तो ये देखिए, है ना, पहले कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो लोगों की फेथ और एस्पिरेशन को बताएगा। फेथ मींस क्या हो गया कि हमारा जो भारत है वो डेमोक्रेट कंट्री होगी, रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक नेचर्स की है, सोवरेनिटी है, सोशलिज्म है, सेक्युलरिज्म है। सोवरेन कंट्री का आपको मतलब पता है, मतलब उसका मतलब ये हो गया कि आपको अपने भारत होने पर गर्व है, आप इस तरीके से हो गया। सोशलिज्म मतलब कोई इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऐसा कि सब अमीर गरीब सब बराबर है। सेकुलरिज्म मतलब हो गया कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सारे धर्म एक जैसे हैं, सेकुलर हो गया। डेमोक्रेसी मतलब ये हो गया कि बड़ा छोटा सब आदमी बराबर है, एक वोट एक आदमी बराबर, इक्वल पावर हो गया। रिपब्लिक नेचर ऑफ भारत मतलब हमारा जो हम भारत लिए हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है, इस तरीके से रिपब्लिक नेचर हो गई। ये हमारा फेथ था। और एस्पिरेशन हम कॉन्स्टिट्यूशन से चाहते क्या है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से चाहते हैं कि हमें इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करे, इक्वलिटी प्रोवाइड करे, हमें लिबर जस्टिस समझ गया, न्याय प्रोवाइड करे, इक्वलिटी मतलब सब बराबर हो, लिबर्टी मतलब वो आजादी प्रोवाइड करे, फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है कि हम लोग अब भाई बहन हो, इस धरती के सब, है ना, क्या बोलते हैं, बच्चे एक जैसे ही हो, और हमारी यूनिटी रहे, इंटीग्रिटी का। और ये मीनिंग जो निकली है ये समझ लीजिए आप, है ना, अम्बेडकर जी के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बेसिस पर निकली है। तो ये आपके हो गया, है ना, ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की एस्पिरेशंस एंड फेथ वाला। आपका आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट आता है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश टू वे रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन established two way two way relationship between गवर्नमेंट एंड पीपल। मतलब पीपल गवर्नमेंट को इलेक्ट करके पावर प्रोवाइड करेगी, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा चुनी गई है, उनको पावर प्रोवाइड करेगी। अब, है ना, तो उनको पावर दी गई, एक रिलेशनशिप ये हो गया। अब गवर्नमेंट जो पावर में आ गई है वो उस पीपल के लिए, मतलब उन लोगों के लिए काम करेंगे, ये उसको पावर आ गई है, तो ये टू वे रिलेशनशिप बन गया है। उनकी वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट सारे काम करेगी, तो टू वे रिलेशनशिप बन गया, इस तरीके से ये पॉइंट है ना। ये पॉइंट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पांचवा पॉइंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इज पावर फ्रॉम पीपल। शन डेराइव इट्स पावर फ्रॉम पीपल। ये भी पॉइंट आपका प्रियम्बल से लिया गया है ना, ये आपका पॉइंट प्रियम्बल से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि लोगों ने, है ना, लोगों ने, है ना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया है, एक लॉ निकाला, कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया है। पीपल इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, और इनेक्टेड की मीनिंग हो गई टू पास लॉ, है ना। ये पहला पॉइंट हो गया, इसमें पीपल ने, है ना, क्या बोलते, कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया है ना, है ना, पीपल ने, पीपल गिव्स कॉन्स्टिट्यूशन टू देमसेल्व्स, मतलब पीपल्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप दिया हुआ है, और अपने आप को दिया हुआ है। और तीसरा पॉइंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको सिटीजनशिप राइट्स दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन gives them सिटीजनशिप स्टेटस, उसको सिटीजनशिप देगा, किनको स्टेटस दिया गया, पीपल को। इस तरीके से आपके चारों, आपके पांचों पॉइंट क्लियर होते हैं। थैंक यू, अच्छा करता हूँ आपको मेरा
लेक्चर्स यू। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि ढंग से सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसलिए मैं सारे पॉइंट्स लिख भी देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप सबके लिए। थैंक यू।